जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निराला क्लासेस। आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे मैंने ट्रिगोनोमेट्री लिख रखा है। एक्चुअली आज ट्रिगोनोमेट्री का जो सेशन होगा ना, वो 12th के बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। देखो, ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है ना जिसका यूज आपका क्लास 12th के चैप्टर में बहुत ज्यादा होता है, और बिना ट्रिगोनोमेट्री आपका 12th का कैलकुलस कोई काम का नहीं है। अगर आपको ट्रिगो आता है बहुत अच्छे से तो आप सोचोगे, आप जानोगे, आप फील करोगे कि देखना आपका 12th का मैथमेटिक्स कितना स्ट्रांग रहेगा। अब मेरे भाई, अब ट्रिगोनोमेट्री का तुम फॉर्मूला रटोगे ही नहीं तो तुम उसका फॉर्मूला का अप्लाई कैलकुलस के चैप्टर में कैसे करोगे। तो बस आपको हम 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से आज ट्रिगो पढ़ा रहे हैं। छोटी छोटी बातें से लेके बड़ी बड़ी बातें आपको हम 1 से 1.5 घंटे के अंदर खत्म कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये मैटर उठता है कि सर ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कैसे करते हैं। अगर देखो बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो हमको डिग्री, रेडियन, मिनट, सेकंड का कन्वर्जन, जिसको सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं, तो उन सब के बारे में बताना होगा। लेकिन छोटा सा तुरंत हम बता के निकलते हैं कि सर 1 डिग्री में होता है π/180 रेडियन, सबको पता होगा। और 1 रेडियन में होता है सर 180 डिग्री अपॉन पाई। और 1 डिग्री में सर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में होता है सर 60 सेकेंड। वैसे ही क्लास 12th में कहीं यूज नहीं होता है, लेकिन जब हम 11th के बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे तो उसको पूरा बेसिक से पढ़ाना होता है सर। अभी तो हम सिर्फ 12th को रख के पढ़ा रहे हैं। तो 1 डिग्री में होता है π/180 रेडियन, 1 रेडियन में होता है 180 डिग्री अपॉन पाई, 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। अच्छा, ये भी बात आपको पता होगा सारे बच्चों को कि सर एक सर्कुलर सिस्टम को लेके चले तो ये मेरा रेडियस है उसका, ये मेरा आर्क लेंथ है L, और ये है सेंट्रल एंगल थीटा। तो इस थीटा L और R के बीच में रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल टू L/R। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल एंगल को मेजर करते हैं हमेशा रेडियन में मेजर करते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं कि जो थीटा को मेजर करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल, है ना, और सेंट्रल एंगल को मेजर हमेशा किसमें करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। चलो, अब ये भी बात आपको पता होगा, जो छोटी सी बातें हैं आपको पता ही होगा बिल्कुल, लेकिन रिकॉल हो जाएगा तो और बेहतर है ना। क्या बताओ कि जब हम क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसिक पॉजिटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। एवरीबॉडी नो कि दिस वन इज 0, दिस वन इज 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब π/2, और ये हो जाएगा सर 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब पाई, ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री, और 270 डिग्री का मतलब 3π/2, और ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री, और इसका मतलब बोलो 2π, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, सारे बच्चे जानते होंगे। सेकंड में आपका साइन थीटा और कॉसिक थीटा पॉजिटिव होता है, तो जो 4 रेस्ट बच जाएगा वो नेगेटिव होगा। और थर्ड में आपका टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी जो 4 बच जाएंगे वो नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, और बाकी सारा चारों नेगेटिव होता है। ये एवरीबॉडी नो, ये 11th से ही आप पढ़ रहे होंगे, तो 12th के बच्चे आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या लिख रहा हूं और क्या मैं आपको समझा रहा हूं। लेकिन देखो, होता क्या है ना कि अगर आप 12th में एंट्री करते हो और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करते हो, इवन फंक्शन में भी आपका ट्रिगो का बहुत अच्छा खासा यूज होता है, कैलकुलस में ज्यादा यूज होता है, फॉर्मूले का इंप्लीमेंट ज्यादा होता है, तो इसलिए मैं आपको ट्रिगो पढ़ा रहा हूं। तो जैसे सपोज दैट किसी बच्चे ने ये आपको पूछा कि सर साइन 7π/6 का वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, तो पता है ना आपको कि 7π/6 को हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे पाई प्लस π/6। बताओ, और ये चीज आपको फील हो रहा होगा कि पाई मेरा यहां पे है और उसमें से हम कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन मेरा नेगेटिव होता है, तो आप इसको लिख देंगे माइनस साइन π/6, तो डेट वैल्यू इज -1/2, क्योंकि सर π/6 का मतलब 30 डिग्री। सर एक बात और सोचो कि अगर किसी ने पूछा आपको टैन सर 4π/3 का वैल्यू निकालने के लिए, तो हम 4π/3 को कैसे ब्रेक करेंगे बताओ, पाई प्लस π/3। और अभी मैंने क्या बताया कि पाई में से कुछ एंगल ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में टैन पॉजिटिव, तो आप उसके लिख दोगे tan π/3, और tan π/3 का मतलब tan 60, और आंसर इज √3। एवरीबॉडी नो, कोई कंफ्यूजन भी इसमें नहीं होना चाहिए सर, है ना। चलो, तो आप क्या किए
अभी आप क्या देखिए, एक बात बताओ कि ये मेरा 0 था, ये मेरा पाई था, ये मेरा 2 पाई था, और ये मैंने मूव किया सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, साइन थीटा भी एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, कॉस थीटा भी पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक फंक्शन कहने का मतलब जो फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल में बार बार रिपीट करता है। तो सर ऐसा नहीं कि 0 से 2 पाई तक में फिर कहानी खत्म हो गया। अगर आप 2 पाई के बाद आगे बढ़ोगे तो सर ये बोलो कितना पाई, 3 पाई, 3 पाई के बाद कितना पाई, 4 पाई, क्लियरली दिख रहा होगा आपको। 4 पाई के बाद ये कितना होगा, 5 पाई, और 5 पाई के बाद इधर कितना होगा, 6 पाई। तो आप ये चीज नोटिस कर रहे होंगे ना कि राइट साइड में आपका इवन मल्टीपल ऑफ पाई है और लेफ्ट साइड में आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। मतलब अगर कोई पूछेगा 100 पाई किस साइड होगा तो हम लोग बोलेंगे राइट साइड, और हम लोग बोलेंगे अगर 19 पाई किधर होगा तो लेफ्ट साइड। तो अगर आप किसी ने आपको क्वेश्चन किया सपोज दैट कि tan सपोज दैट 41 पाई बाई 3 का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो बहुत बच्चे ना इसको निकालने में भी कंफ्यूज करते हैं। देखो बहुत ही इजी ट्रिक समझा रहे हैं। देखो 3 के कितने टाइम्स में ना 41 पहुंचेगा, तो याद करो 14 इंटू 3 42, तो 14 टाइम्स के करीब है आपका 41। तो हम लोग 41 पाई बाई 3 को बड़े आराम से लिख सकते हैं 14 पाई माइनस पाई बाई 3। देखो तो 14 पाई कैसा पाई, इवन पाई, इवन पाई बोलो यहां होगा आपका, यहां होगा 14 पाई, और 14 पाई में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्थ ही क्वाड्रेंट रहेगा। फोर्थ में tan नेगेटिव तो लिखेंगे माइनस tan पाई बाई 3, तो योर आंसर इज -√3। अच्छा सपोज दैट किसी ने और एक क्वेश्चन किया, मान लो सपोज दैट किसी ने प्रॉब्लम पूछा साइन, सपोज दैट मान लो सर कुछ भी दे देते क्वेश्चन 23 पाई बाई 6, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, हमको बस ये देखना है कि जो नीचे 6 दिख रहा है जो आपका, उसके कितने टाइम्स में 23 पहुंच जाएंगे। तो सर 6 4 जा 24, तो 23 इज नियरेस्ट टू 24, तो 4 के करीब हम पहुंच पा रहे हैं, 4 टाइम्स के करीब में हम 23 पहुंच जा रहे हैं। तो 4 टाइम्स का है मतलब होगा 4 पाई, इसको लिख देंगे, बताओ 4 पाई माइनस पाई बाई 6, बताओ हाँ है ना। और 4 पाई बताओ यहां होगा मेरा, तो यहां होगा और उसमें से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वापस फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन नेगेटिव, तो लिखेंगे माइनस साइन पाई बाई 6, तो योर आंसर इज -1/2। तो उम्मीद है कि आप एंगल को ब्रेक करना सीख गए होंगे कि हम बड़े बड़े एंगल का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर, चलो अब मैटर इज दैट सपोज दैट कि अगर इसी चीज को अगर हमको डिग्री में कोई ब्रेक करने के लिए बोलेगा तो कैसे ब्रेक करेंगे, वो भी सो सिंपल। डिग्री में अगर बात उठाएंगे तो 0, ये होगा आपका 180 डिग्री, ये होगा आपका 360 डिग्री, फिर 180 जोड़ेंगे तो बताओ कितना होगा 540 डिग्री, फिर 180 जोड़ेंगे तो 720 डिग्री, ऐसे करके वो मूव करता रहेगा, है ना। तो अगर किसी ने सपोज दैट एक एग्जांपल ऐसा लिया, क्या पूछा कि सर tan 510 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहला बात, आप जो भी एंगल जोड़ते हो और जो भी एंगल सब्ट्रैक्ट करते हो ना, वो एक्यूट एंगल करते हो। 0 और 90 के बीच का एंगल होना चाहिए सर सब्ट्रैक्ट करने के लिए और ऐड करने के लिए। तो बताओ 510 डिग्री को आप ऐसे मत लिख देना 360 प्लस समथिंग। सर 510 डिग्री आप स्पष्ट देख सकते हैं कि जो नियरेस्ट होगा वो 540 के नियरेस्ट होगा। ऑब्वियसली 540 के अगर वो नियरेस्ट होगा, साफ साफ आपको वो चीज विजिबल होगा कि जो 510 डिग्री वो 540 के नियरेस्ट है, तो उसको हम लोग लिखेंगे ना सर 540 माइनस 30। अब 540 का है देखो यहां पे है, उसमें से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट किए, सेकंड सेकंड में tan नेगेटिव, तो माइनस tan 30 डिग्री, तो योर आंसर इज -1/√3। एक और एग्जांपल समझाऊं, देखो तो सपोज दैट किसी ने पूछा cos सपोज दैट 660 डिग्री, तो बताओ 660 डिग्री ऑब्वियसली 720 के करीब है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे बताओ 720 और -60। अब 720 यहां पे होता है, उसमें से कुछ घटाएंगे तो नीचे ही रहेगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos पॉजिटिव, तो cos 60 डिग्री मतलब 1/2। मतलब आप एंगल को भी ब्रेक करना सीख गए, ठीक है। तो इसमें छोटा सा एक पॉइंट और याद करके क्या रखना है, याद करो 11th में पढ़े होंगे 12th वाले बच्चे, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, है ना। और बताओ क्या, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा। तो ये 3 आप याद कर लोगे तो 3 बाकी उसी को रूल को फॉलो करेगा। जैसे साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, और कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा।
तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको याद करके रखने हैं, क्योंकि सर इसका हम लोग कैलकुलस वगैरह में यूज करते हैं जनरली। ठीक है, चलो आगे की जब कहानी स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है जो पॉइंट सर, उसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एज द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। सुनो, इसको बोलते हैं सर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एज द सम एंड डिफरेंस ऑफ कितना एंगल, टू एंगल्स, है ना। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसमें कुल मिला के आप 11th क्लास में 4 फॉर्मूला पढ़े होंगे, 4 और 2 6 पढ़े होंगे सर। एक साइन ए प्लस बी, एक साइन ए माइनस बी, एक कॉस ए प्लस बी, एक कॉस ए माइनस बी, एक टैन ए प्लस बी, एक टैन ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइन ए प्लस बी। तो एवरीबॉडी नो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते ही होंगे आप, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, एवरीबॉडी नो। अब जानते होंगे साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, साइन ए इंटू कॉस बी अब माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। उसके बाद आप जानते होंगे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। बताओ कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है ना क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी। उसके बाद एक और फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ऐसा बोला जाता है कि यहां से ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला आपका स्टार्ट हो जाता है। और इन 4 फॉर्मूले के हेल्प से ना आप आगे जितने भी फॉर्मूलाज है ना, आप उसको डराइव कर सकते हो। सही बता रहा हूं मैं आपको। अब जैसे tan ए प्लस बी का फॉर्मूला डराइव करना है, तो tan ए प्लस बी का फॉर्मूला में इन चारों फॉर्मूले का यूज करके हम डराइव कर लेंगे। मतलब आने वाले जितने भी फॉर्मूला डराइव होते हैं ना, इसी 4 फॉर्मूले से आपका डराइव होता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, इसी में आपका आ जाएगा tan ए प्लस बी। अब बोलो tan ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे क्या, tan ए प्लस tan बी अपॉन कितना 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। अब उसी में आ जाएगा सर tan ए माइनस बी, और tan ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan ए माइनस tan बी, tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। तो सर इन 6 फॉर्मूला को आप याद कर लो पहले। और देखो वैसे भी आपको ना सर सारे फॉर्मूला ट्रिगो के याद करके जाने होंगे। अगर आप याद करके नहीं जाओगे तो क्या वहां फॉर्मूला डराइव करोगे, फिर प्रॉब्लम बनाओगे, तब तो बहुत टाइम बीत जाएगा सर आपका फिर, है ना। तो जैसे सपोज राइट कि किसी ने आपको एक प्रॉब्लम पूछा कि सर cos 75 डिग्री का वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, तो इसलिए हम फाइंड कर सकते हैं कि 75 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 45 प्लस 30, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री ऑब्वियसली। और हम लोग cos 45 प्लस 30 को देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला है cos a प्लस बी का, तो cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b और माइनस sin a इंटू sin b। तो एक बात बताओ, cos 45 1 बाय रूट 2, cos 30 डिग्री रूट 3 बाई 2, sin 45 1 बाय रूट 2 और sin 30 1 बाई 2। तो योर आंसर इज रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2। क्लियरली आप देख सकते हैं, और ये बहुत इजी है सर, बस फॉर्मूला आपको याद करना है। और cos 75 जो होगा वो sin 15 के ही इक्वल होगा। हाँ, क्योंकि सर cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, ये तो पता होगा क्लास 10 से ही। और नहीं जानते तो आप इसको लिख भी सकते हैं कि सर sin 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है, और बोलो जो cos 90 माइनस थीटा होगा वो sin थीटा के इक्वल होगा। वैसे ही आपका tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। और मैं हमेशा ना ऑफलाइन बैच में बोलता हूं हमेशा कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है वाई एक्सिस पे चेंज होता है, और वाई एक्सिस में क्या क्या है 90 डिग्री 270, है ना। तो सपोज दैट किसी ने अगला क्वेश्चन ये पूछा आपको कि सर tan 15 डिग्री की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, तो बताओ बहुत इजी है कि नहीं इजी है, बहुत इजी है। हम tan 15 को सर लिख सकते हैं 45 माइनस 30 आराम से। तो 15 डिग्री को मैंने लिख दिया सर 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो तुम क्लियरली ये चीज देख सकते हो कि ये फॉर्मूला है tan a माइनस बी का, tan a माइनस बी का, और tan a माइनस बी का फॉर्मूला तुम अप्लाई कर दो, tan a माइनस tan b
होल डिवाइडेड बाय कितना 1 प्लस tan A इंटू tan B। तो अगर इसका फॉर्मूला वैल्यू पुट करोगे तो पुट करना है बस, tan 45 1, tan 30 1/√3 और ये हो गया 1 प्लस 1/√3। जब एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1। इसको रैशनलाइज करोगे तो √3 - 1 इंटू √3 - 1। तो आप ये चीज स्पष्ट देख सकते हैं ना कि ऊपर आपका दिख रहा है √3 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे आपका 2 दिखेगा, क्योंकि a + b इंटू a - b 2 हो जाएगा। तो अगर √3 - 1 को तुम ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा 3 + 1 - 2 √3/2। देखो ध्यान से, तो कितना हो गया 4 - 2 √3/2, 4 - 2 √3/2। तो यहां से हम लोग काट के बोलो क्या बोलेंगे 2 - √3। स्पष्ट देख लो आप। तो इस तरह से आप cos 75, tan 15, tan 105 डिग्री को पूछा तो सर मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि tan 105 डिग्री को लिखते हैं 90 + 15। तो सर उससे भी बन जाएगा, लेकिन क्यों उतना लिखना, 105 डिग्री को लिख दो डायरेक्ट सर 60 + 45 तो तुरंत काम बन जाएगा। तो होप कि ये जो मैंने 5-6 जो फॉर्मूला लिखवाया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एज द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल, आप इसे याद कर लोगे। अब देखो याद ही नहीं करोगे सर, प्रॉब्लम बनाने के लिए बैठोगे कैलकुलस का तो कैसे बनेगा। अब मैंने आपको क्या बोला कि सर तुम मुझे ट्रिगो दे दो, मैं तुम्हें कैलकुलस दे दूंगा। तो सर अब तुम मुझे ट्रिगो दे दो, मैं तुम्हें कैलकुलस पक्का दे दूंगा, लेकिन तब ना जब तुम पूरा ट्रिगो का फॉर्मूला याद करोगे, कहां कहां ट्रिगो का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है उसको यूज कर पाओगे वहां पे, तब ना कैलकुलस तुम्हारा स्ट्रांग होगा। सर देखो मैथमेटिक्स, 12th मैथमेटिक्स आधा तो पूरा कैलकुलस के ऊपर डिपेंड करता है, और पूरा कैलकुलस ट्रिगोनोमेट्रिक के फॉर्मूला पे ऊपर डिपेंड करता है, याद रखना मेरी बात, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में हर जगह तुम्हारा वो फॉर्मूला यूज होगा। चलो आगे मूव करते हैं। सर इन जो 5-6 फॉर्मूला लिखवाया उसका यूज करके कुछ और फॉर्मूला बनता है, जहां पे अगला फॉर्मूला है कि sin a + b इंटू sin a - b दैट इज इक्वल टू sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। सर इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, और 12th में मुझे प्रूफ करने का कोई नीड नहीं, वो 11th बेसिक बच्चों को बताया जाता है। अभी तो आपको फॉर्मूला रटना है, cos a + b इंटू cos a - b दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। थोड़ा यहां बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ध्यान से। जैसे बच्चा लोग ये रट लेता है कि sin a + b इंटू sin a - b, अगर सर sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b है तो सर उसी तरह से cos a + b इंटू cos a - b, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b होगा, कभी नहीं। cos a + b इंटू cos a - b जो होता है ना, वो होता है सर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। क्लियर? चलो यहां से आगे बढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सर ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला 1। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला 1। तो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला 1 क्या है ये समझो, और ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला 1 को मैंने नाम दिया रिवर्स फार्मूला। और रिवर्स फार्मूला नाम देने के पीछे का रीजन क्या है कि ये फार्मूला हमेशा ना रिवर्स वे में यूज होता है। जब तुम इन दोनों फार्मूला को लिखोगे ना, इन दो फार्मूले को sin a + b और sin a - b को, और इन दोनों को ऐड करोगे तो एक फार्मूला निकल के आएगा, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक फार्मूला निकल के आएगा, फिर इन दोनों फार्मूला को यूज करोगे, फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो एक फार्मूला निकलेगा, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक फार्मूला निकलेगा। तो टोटल 4 फार्मूला निकलेगा, sin a + b, sin a - b, cos a + b और cos a - b को ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके। तो इसमें सर पहला फार्मूला होता है सर sin a + b प्लस sin a - b, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 sin a इंटू cos b, 2 sin a इंटू cos b। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है सर sin a + b माइनस sin a - b, ठीक है, दिस फॉर्मूला इज 2 cos a इंटू sin b, 2 cos a इंटू sin b। अगला फॉर्मूला होता है सर cos a + b, cos a + b और प्लस cos a - b, दैट इज इक्वल टू 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b। अगला होता है सर cos a + b माइनस cos a - b और दैट इज इक्वल टू -2 sin a इंटू sin b। बस थोड़ा यहां अलर्ट रहना है क्या कि ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला 1 के चारों फार्मूले में बस चौथे फार्मूला में आपका ना एक माइनस यूज होता है, और इसका यूज ना हमेशा ना हम लोग रिवर्स वे में करते हैं, रिवर्स वे में। तो डेट्स में मैंने इसका नाम दे दिया है सर रिवर्स फार्मूला। सर इस फार्मूले का यूज कहां करते हैं? बहुत सारे प्रॉब्लम में जनरली
जब दो डिफरेंट एंगल के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है और उसके साथ साइन और कॉस का टर्म यूज होता है ना, तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला 1 यूज करते हैं। जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम नहीं बताने के लिए आए और 12th में ऐसे प्रॉब्लम आते भी नहीं है। साइन 10, साइन 30, साइन 50, साइन 70, तो इसमें हम लोग ना ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला 1 ही अप्लाई करते हैं। और भी सीरीज है, जैसे अगला एग्जांपल है जैसे cos 20, cos 40, cos 60, cos 80, तो इसमें भी सर हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। वो 11th वाले बच्चों को मैं बताऊंगा बेसिक से, बस अभी 12th के बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस कर रहा हूं। ट्रिगो में बार बार बोल रहा हूं, देखो होता क्या है ना, सुनो बता रहे, जैसे तुम 12th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे फंक्शंस, तो वहां आप पीरियोडिसिटी के बारे में पढ़ोगे। अभी मैं थोड़ा बहुत पीरियोडिसिटी के बारे में बताऊंगा सर आपको, ठीक है। तो ओवरऑल ट्रिगोनोमेट्री का बहुत यूज है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, नाम ही है सर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री नहीं आएगा तो आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को स्ट्रांग नहीं कर पाओगे। कैलकुलस में करोगे डिफरेंशिएशन, ट्रिगो का भरपूर यूज है आपका। एओडी मिनिमम मैक्सिमम में ट्रिगो का यूज है। मोनोटोनोसिटी जो पढ़ोगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, वहां ट्रिगो का यूज है। तो ट्रिगो आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ेगा, ओवरऑल याद रखना है, ठीक है। मतलब वो हमेशा गाते रहेगा, तेरा पीछा ना छोड़ेंगे सनम, याद रखना मेरी बात, ठीक है। मतलब मेरे अनुसार से मैथमेटिक्स का जो 4 चैप्टर है ना, 4 पार्ट में बांटा गया है, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ट्रिगो हर जगह घुसा हुआ है, वो हर जगह घुसा हुआ, याद रखना मेरी बात को, ठीक है। चलो अब इस तरह की प्रॉब्लम को बनाने के लिए ना कुछ और शॉर्टकट मेथड भी होता है। मैं 11th के बच्चों को बताऊंगा सर, बेसिक में जब फाउंडेशन वाले बच्चों को मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग भी जान सकते हैं 12th वाले बच्चे की कैसे इसको बनाते हैं शॉर्टकट मेथड से। इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, सीरीज साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। इसका फॉर्मूला होता है सर साइन 3 थीटा बाई 4। अगला सीरीज होता है सर कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा और कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा। सर ये फॉर्मूला जो जाता है ना, वो होता है कॉस 3 थीटा बाई 4, ठीक है। और एक और सीरीज जाता है सर tan थीटा, tan 60 डिग्री माइनस थीटा और tan 60 डिग्री प्लस थीटा। ये सिर्फ होता है सर tan 3 थीटा, इसमें बाई 4 नहीं कर देना है सर, देखो क्योंकि tan का फॉर्मूला होगा साइन बाय कॉस करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो सीरीज है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, याद रखना। और इसे जानते हो जेईई मेन में भी क्वेश्चंस आते हैं, आए हुए क्वेश्चन से 4-5 बार आए हुए क्वेश्चन से जो इजीली बनता है। तो 12th वाले बच्चे अभी आप इसको इग्नोर करेंगे, लेकिन इसको आप याद करके रखेंगे, हाँ। लेकिन 12th के जो बच्चे जो जेईई मेन लिखेंगे, जो जेईई मेन का पेपर लिखेंगे, वो इस सीरीज को जरूर याद कर लेंगे, है ना। चलिए आगे मूव करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला 1 के बाद आता है सर, उसको बोलते हैं सर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला 2। समझो, इसको बोलते हैं सर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला 2। ये सर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला 2 क्या है समझो। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला 1 कहां से आया मुझे ये बताओ। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला 1 आया इन 4 फॉर्मूले का यूज करके, है ना। इन 4 फॉर्मूले का यूज करके मैंने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला 1 लाया। और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला 2 कहां से आया। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला 2 इन 4 फॉर्मूले का यूज करके आया। इसी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला 1 में क्या करेंगे सुनना, a प्लस बी को c मान लेंगे और a माइनस बी को d मान लेंगे। मतलब जहां जहां a प्लस बी है वहां c दे देंगे और जहां जहां a माइनस बी वहां d दे देंगे। जब आप a प्लस बी को c मानोगे, दिमाग खोलो तो खुद से, a प्लस बी को c माने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला 1 में a प्लस बी को c माने हैं और a माइनस बी को d माने हैं। तो जब a प्लस बी को c माने और a माइनस बी को d माने हो तो पूरा फॉर्मूला अब c और d में चाहिए। तो यहां से ऐड कर दो तो थोड़ा सा, तो बोलो b भी गई, मतलब b भी कट गया भाई, तो ये हो गया 2a, तो 2a इज इक्वल टू हो गया बोलो c प्लस d। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया सो बताओ मुझे, c प्लस d बाई 2। अब a का वैल्यू पुट करके b निकालोगे ना तो b का वैल्यू आएगा c माइनस d बाई 2। तो मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे करना एक छोटा सा काम, क्या सुनो। इस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला 1 में क्या करना है, जहां a प्लस बी वहां c दे देना है और जहां a माइनस बी वहां ना d दे देना है। तो जैसे आप a प्लस बी को c दोगे और a माइनस बी को बोलो d दोगे, तो ये बनेगा साइन c प्लस साइन d। क्या बनेगा, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। तो चिपका दो फॉर्मूला, और चिपकाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला 2 का सारा फॉर्मूला लिखते हैं। साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। अगला फॉर्मूला क्या आएगा देखो, तो
साइन सी माइनस साइन डी आएगा ना। तो साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। नेक्स्ट फॉर्मूला जाएगा सर कॉस सी प्लस कॉस डी। तो हम लोग कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लिखेंगे 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे सर कॉस सी माइनस कॉस डी दैट इज इक्वल टू माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो अब एक चीज नोटिस करो सर, कितना फ्लुएंटली से आप टॉपिक सीख रहे होंगे मेरे साथ। ये देखो कितना एकदम कनेक्टेड है टॉपिक। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला 1 आया पीछे वाले 4 फॉर्मूला से, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला 2 आया ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला 1 से। तो इन सब सारे फॉर्मूले को ना आपको याद करके रखना होगा 12th वाले बच्चे। हाँ बाबर मैं बोल रहा हूँ सर, जब से मैं लेक्चर स्टार्ट किया हूं आपके लिए तब से मैं बोल रहा हूं कि आपको सारे फॉर्मूले याद करके रखने पड़ेंगे। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करके रखोगे ना तो फिर 12th का मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर आप नहीं कर पाओगे। फिर बच्चे क्या बोलते हैं कि सर मेरा मैथ्स में स्कोर ही नहीं हो पाता है। सर ट्रिगो का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। होप यहां तक का सारा फॉर्मूला आपका क्लियर होगा। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं सर। जब कहानी को आगे बढ़ाओगे ना तो सर अगला जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स, जिसमें ऐसे करके याद रखो सर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फॉर्मूला इन 2 थीटा सबसे बढ़िया। ठीक है, तो इसमें होता है पहला फॉर्मूला साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद करके रखना है, क्या बताओ? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो उसके अकॉर्डिंग हम साइन थीटा को बोलो क्या लिखेंगे? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखो अलर्ट क्या रहना है ना, अलर्ट क्या रहना है, ये बात को समझना। अलर्ट क्या रहना है कि जो एंगल है ना उसको देखो ध्यान से। 2 थीटा है, यहां थीटा और थीटा में कन्वर्जन है, मतलब उसके हाफ एंगल में कन्वर्ट होता है। जैसे अगर बोला साइन 2 थीटा तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर बोला साइन थीटा तो थीटा का हाफ थीटा बाई 2। तो मैंने क्या लिखा? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अगर मैंने बोला साइन 4 थीटा, मेन देखो मेन यही सीरीज है, मेन सीरीज यही है 2 थीटा का, उसके अकॉर्डिंगली फिर सारा लिखेंगे। अगर कोई बोलेगा साइन 4 थीटा तो हम लोग लिखेंगे 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। क्लियर? चलो अगला होता है सर कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? याद करो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा इसी चीज को अगर बोला कोई कॉस थीटा का लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे बताओ? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखो सुनो मेरी बात को ध्यान से। इस फॉर्मूले का यूज तो बहुत ज्यादा है ही है, लेकिन सुनो इसको ना कुछ मॉडिफाई करके और भी लिख सकते हैं। जब इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करने का मतलब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो कुछ 2 बेहतरीन फॉर्मूला निकल के सामने आता है जिसका ट्रिगो में बहुत यूज है। देखो कैसे। देखो सर एक बात बताओ, मैंने cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा ये मुझे बताना। मैंने लिखा ना cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी काम करो, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले से भी था। मतलब हम लोग यहां से बोले cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। मतलब हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे नौजवानों, देशवासियों, भाई बहनों, इसका फॉर्मूला एकदम अच्छे से ये वाला फॉर्मूला याद करके रखना। देखो ये फॉर्मूला यूज होता है लेकिन कम यूज होगा, लेकिन यही फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज करेंगे। अब बच्चे क्या होते हैं कि इसको याद करके जाते हैं कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन ये याद करके नहीं जाते हैं। देखो सब जानता है कि ये फॉर्मूला वहीं से आया, लेकिन देखो वहां तुमको टाइम उतना नहीं मिलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो याद करके जाना है तुम्हें कि 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। घर पे जाना है, हमेशा मान लो कि खाना भी खा रहे हो तो बीच बीच में बोलना है 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। घर वाले सोचेंगे मेरा बच्चा कितना तेज है भाई, दिन भर पढ़ते रहता है। देखो तो बेकार में उसको हम डांटते हैं, गलत समझते हैं। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ना पड़ेगा ना सर रिजल्ट अच्छा करने के लिए। अब उसी के अकॉर्डिंग बोला अगर 1 माइनस cos थीटा तो बोलो क्या लिखोगे? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मैंने जो लैंग्वेज बोला ना उसको याद करो कि एंगल का कन्वर्जन हमेशा हाफ में लिखते हैं, बस इतना याद रखना है सर। वैसे ही अगर तुम इसको लिखोगे ना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो एक और फॉर्मूला आएगा 1 प्लस cos 2 थीटा
इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, वहीं से आएगा वो। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। मेरी बात मानू सर, इन सब फॉर्मूले का ना बहुत यूज है। देखो एक इसका 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 सर इसका ये पूरा टर्म, ये सारा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो देखो रटते हैं, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दो पता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखो ये फॉर्मूला तुम्हें रटना पड़ेगा सर ओवरऑल क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी का एक और सीरीज होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फॉर्मूला इन 3 थीटा। सर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फॉर्मूला इन 3 थीटा, इन बोलो कितना 3 थीटा एंगल में। इसमें क्या है सर, याद करो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद करके रखना है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सर कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, tan 3 थीटा दैट इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो 3 थीटा की भी सीरीज को आप अच्छे से याद करके रख लोगे, है ना। चलो उसके बाद की कहानी होती है सर, उसको बोलते हैं टेंजेंट रूल। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, याद रखना मेरी बातों को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब टू इंपॉर्टेंट है ना। चलो इसको बोलते हैं सर टेंजेंट रूल। सर टेंजेंट रूल का क्या मतलब होता है ये सुनो। टेंजेंट रूल का मतलब होता है कि साइन के भी फंक्शन को टैन के टर्म में लिखना, कॉस के भी फंक्शन को टैन के टर्म में लिखना, और टैन के भी फंक्शन को टैन के टर्म में लिखना। दैट रूल इज कॉल्ड योर टेंजेंट रूल। जहां पे मतलब सर साइन के फंक्शन को, कोसाइन के फंक्शन को और टैन के फंक्शन को, मतलब टेंजेंट के फंक्शन को टेंजेंट के टर्म में लिखना। टेंजेंट का मतलब होता है टैन थीटा, तो उसको बोलते हैं टेंजेंट रूल। जहां पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद करके रखना है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो उसके अकॉर्डिंग जो मैंने एंगल्स बोला बस उसी को फॉलो करो यार, एंगल का कन्वर्जन हमेशा हाफ में करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला बोलो क्या लिखोगे, 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो पहला मैंने साइन को लिखा tan के टर्म में, फिर कॉस को भी लिखेंगे tan के टर्म में, कॉस को भी लिखेंगे tan के टर्म में, है ना। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है टेंजेंट रूल के अकॉर्डिंग 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग cos थीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। देख लो cos को भी मैंने tan के टर्म में लिखा। और सर tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टेंजेंट रूल के अकॉर्डिंग, सर 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग tan थीटा को लिखेंगे क्या बताओ 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। दैट इज कॉल्ड योर टेंजेंट रूल। मतलब साइन के भी फंक्शन को tan के टर्म में लिखना, कॉस के भी फंक्शन को tan के टर्म में लिखना, और tan के भी फंक्शन को tan के टर्म में लिखना। दैट रूल इज कॉल्ड टेंजेंट रूल। देखो सर एक और टेंजेंट रूल होता है जहां पे हम लोग पढ़ेंगे एसओटी, जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। जनरली सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल को बोर्ड और जेई मेन के सिलेबस से हटा दिया गया, जेई एडवांस के सिलेबस में बट रखा गया है सर। और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का यूज क्लास 12th में कहीं नहीं होने वाला है, कहीं नहीं, मतलब ना के बराबर क्या है, यूज ही नहीं होने वाला है कहीं पे, याद रखना। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन भी जेई मेन के सिलेबस से और एनसीईआरटी के सिलेबस से हटा हुआ है और 12th में भी कहीं यूज नहीं होता है। लेकिन एनटीए वाले बहुत बदमाश है सर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन से क्वेश्चन इस बार भी पूछ दिया था, 2025 में भी पूछा गया है और 23 से वो सिलेबस में डिलीटेड है। लेकिन अभी मैं बस 12th बोर्ड के बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, है ना। चलो आगे मूव करते हैं सर। देखो क्या है अगली कहानी, क्या है समझो ध्यान से। अगली कहानी थोड़ी सी याद रखना है, 18 डिग्री 72 डिग्री 36 डिग्री 54 डिग्री
और 22 हाफ डिग्री। इसमें थोड़ा थोड़ा ना कहीं कहीं आपका 18 डिग्री 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, और 36 डिग्री कहीं कहीं यूज हो सकता है, और 22 हाफ डिग्री भी यूज हो सकता है कहीं कहीं। तो बस रट लो यार। और हर किसी का, हर चीज का ना, हर एंगल का तुमको डेरिवेशन क्लास 11th में मैंने ऑफलाइन बैच में सिखाया था, और मैं ऑनलाइन मोड में भी पढ़ा रहा हूं, तो ऑनलाइन के बच्चों को पूरा सिखाऊंगा। तो थोड़ा सा याद रखना है साइन 18 डिग्री का वैल्यू, कि जो साइन 18 डिग्री का वैल्यू होता है सर वो होता है √5 - 1/4। बस cos 18 वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। अब cos 18 निकाल भी सकते हो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से ये p/h तो b निकल जाएगा, b निकल जाएगा तो cos 18 भी निकल जाएगा। सर एक और याद रखना है cos 36, तो cos 36 की वैल्यू होती है सर √5 + 1/4। जब cos 36 निकल जाएगा तो sin 36 भी निकाल सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से ये होता है b/h, तो p निकाल लेंगे, है ना। और एक याद करके रखना है tan π/8, तो π/8 का मतलब 22 हाफ डिग्री, और tan 22 हाफ डिग्री की जो वैल्यू होती है ना वो सर होता है √2 - 1। और सबका डेरिवेशन पॉसिबल है सर। 11th के बोर्ड एग्जाम में एक डेरिवेशन आता भी है सर सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए 5 मार्क्स में, तो वो बाद में बताएंगे। मेरा बार बार मैं बोल रहा हूं 12th बोर्ड के बच्चों को लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है। तो हो अगर यहां तक तुम ना सारी चीजों को याद कर लेते हो ना, मेरी बात मानो, तो तुमको 12th पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। सही बता रहा हूं मैं तुमको, मतलब बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। मतलब तुमको 12th मैथमेटिक्स थोड़ा इजी भी फील होगा, लेकिन कुछ कुछ और भी बातें हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, समझना। देखो क्या है, पहले तो तुम कम से कम 3 ग्राफ याद कर लो, साइन का, कॉस का और टैन का। क्या सर कॉट, कॉसेक और सेक का ग्राफ यूज नहीं होता? होता है, लेकिन बहुत कम होता है बोर्ड के एग्जाम में। और जब तुमको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाएंगे ना तो वहां बताएंगे। लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक के बेसिक लेक्चर के लिए जहां जहां ट्रिगो यूज होगा वहां साइन, कॉस और टैन के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले हम लोग बात करेंगे ग्राफ ऑफ y = sin x। देखो सबसे पहला बात, sin x का ग्राफ कैसा होता है? देखो दिस इज द ग्राफ ऑफ y = sin x, दिस इज द ग्राफ ऑफ y = sin x। ये ग्राफ होता है y = sin x का। देखो ऐसा ग्राफ बनाते हैं y = sin x का। देखो दिस इज द ग्राफ ऑफ y = sin x। देखो दिस पॉइंट इज व्हाट? दिस पॉइंट इज 0, दिस पॉइंट इज π/2, दिस पॉइंट इज पाई, दिस पॉइंट इज 3π/2, दिस पॉइंट इज 2π, ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। ये हो गया आपका -π/2, ये हो गया आपका -π। तो आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं ना कि सर साइन एक ना कंटिन्यूअस फंक्शन है। देखो इसके बारे में बोलना शुरू करेंगे तो बहुत कुछ बोल लेंगे, लेकिन जितना जरूरत है बोर्ड के बच्चों के लिए मैं उतना बोल रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहला बात याद रखना है कि साइन एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। साइन एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सारे रियल नंबर के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, याद रखना है। दूसरा, साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक? -1 से 1 तक होता है, मतलब 1 उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है और -1 उसका मिनिमम वैल्यू होता है। और तुम देख भी सकते हो कि मैक्सिमम जो पिक पॉइंट है वो π/2 पे है, या आगे जब तुम लेके चलोगे तो 5π/2 पे है। तो π/2 का मतलब 90, साइन 91, 5π/2 पे भी साइन की वैल्यू 1 ही होगा। तो वैल्यू साइन एक्स की -1 से 1 तक। तीसरा पॉइंट ये भी याद करके रखना है कि साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है। साइन एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है। और मैंने आपको क्या बोला? पीरियोडिक फंक्शन उस फंक्शन को बोलते हैं जो पर्टिकुलर फंक्शन किसी स्मॉलेस्ट इंटरवल पे बार बार रिपीट करता है, और उस स्मॉलेस्ट इंटरवल को बोला जाता है फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड जिसको हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फंडामेंटल पीरियड होता है 2π, ठीक है। मतलब ये 2π के इंटरवल पे बार बार रिपीट करता है। और इस चीज को आप देख भी सकते हो कि साइन एक्स का जो ग्राफ का जो मूवमेंट है वो कैसे है। देखो तो 0 से π तक पॉजिटिव, π से 2π तक नेगेटिव, 2π से लेके 3π तक देखो फिर पॉजिटिव, 3π से लेके 4π तक फिर नेगेटिव। तो साइन का ग्राफ मूव कैसे कर रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो 2π का डिफरेंस है सर। और एक बहुत ही छोटी बात लेकिन अच्छी बात, देखो कभी कभी छोटी चीज देना तुम्हें बहुत तकलीफ देता है ना, तो उसको भी याद करके अच्छे से रखना है कि सर साइन 0 कहां कहां होता है। साइन एक्स की वैल्यू 0 कहां होती है? साइन एक्स की वैल्यू 0 होती है nπ पे, और जब n बिलोंग्स टू z। सर ये क्या लिखा है nπ? देखो x एक्सिस पे y0 मतलब sin x 0। तो ये देखना है कि sin x का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कहां कहां काट रहा है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि sin x का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को काट रहा है 0 पे, पाई पे, 2π पे, 3π पे, 4π पे,
माइनस पाई पे, -2 पाई पे, तो वही लिखा मैंने n पाई, और n बिलोंग्स टू z, इसमें सारे सॉल्यूशन आ गया। मतलब लिख सकते हैं 0 0, है ना, बोलो हाँ है ना, फिर प्लस माइनस पाई, प्लस -2 पाई, इन सब पे सर साइन एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो आप इतना साइन एक्स के बारे में याद कर लो, फिर वो मजा आएगा, 12th पढ़ने में मजा आएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं सर। अगला ग्राफ होता है y इज इक्वल टू cos x का। तो y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ कैसा होता है बताओ? ऐसा होता है cos x का ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cos x। ये ग्राफ होता है y इज इक्वल टू cos x का, है ना, जिसमें से ये पॉइंट होता है आपका 0, ये पॉइंट होता है आपका π/2, ये पॉइंट होता है आपका -π/2, ये पॉइंट होता है सर आपका पाई, दिस पॉइंट इज 3π/2, दिस पॉइंट इज बोलो कितना 2 पाई, दिस पॉइंट इज बोलो कितना 5π/2, दिस पॉइंट इज बोलो कितना -π, दिस पॉइंट इज -3π/2। अब एक बात नोटिस और कर सकते हो, पता है क्या है कि देखो दो ग्राफ ऑफ साइन एक्स है ना, वो ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। सर ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक कहने का मतलब होता है सर जैसा फोटो ऑरिजिन के ऊपर है वैसा फोटो ऑरिजिन के नीचे है, तो वैसे फंक्शन को ना सर ऑड फंक्शन बोला जाता है। फंक्शन के लेक्चर में बताऊंगा सर आपको, वैसे मैंने ऑफलाइन में बता रखा है, और आप मेरा फंक्शन का वीडियो देख सकते हैं, तो वहां पे भी आपको मैंने बताया है ऑड और इवन फंक्शन के बारे में, ठीक है। चलो, और ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cos x जो होता है वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है। देखो जैसा फोटो y एक्सिस के राइट हैंड है वैसा फोटो y एक्सिस के लेफ्ट हैंड है, और आगे बनाएंगे तो, और जो फंक्शन ना y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना उसको हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलो, और ये भी आप क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि cos x पूरा कंटिन्यूअस फंक्शन है, cos x इज कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। दूसरा आप ये भी बात याद रखना है कि जो वैल्यू sin x का होता है वही वैल्यू cos x का भी वैल्यू होता है, मतलब sin x का और cos x का रेंज सेम होता है सर। sin x की भी रेंज -1 से 1, cos x की रेंज -1 से 1। और अगर थोड़ा और जानना है तो और एक चीज जान लो कि मॉड sin x का जो रेंज होता है, मॉड sin x का रेंज हो गया, sin स्क्वायर x का जो रेंज हो गया, इन सब की रेंज होती है 0 से 1। रीजन, मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव वैल्यू तो लेगा ही नहीं, है ना, तो उसकी वैल्यू 0 से 1। चलो अगला पॉइंट नंबर 3, क्या cos x भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। cos x इज पीरियोडिक फंक्शन, और जिसका फंडामेंटल पीरियड मतलब कैपिटल T इसका भी 2 पाई है, ठीक है। और एक चौथी पॉइंट जो याद करके रखना है कि cos x 0 कहां कहां होता है, तो मैंने भी बहुत अच्छे से समझाया ना आपको कि cos 0 कहां कहां होगा, जहां जहां वो कट करेगा x एक्सिस को, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 मतलब cos 0, तो π/2, 3π/2, 5π/2, -π/2, -3π/2, तो इन सब पे cos की वैल्यू 0 होती है। मतलब ओवरऑल लिखे तो x इक्वल टू 2n + 1π/2, और जहां n बिलोंग्स टू z, तो इस पे cos की वैल्यू 0 होती है। बस इतना पॉइंट याद रखो cos के बारे में। चलो अब tan के बारे में देखो क्या है, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू tan x। थोड़ा सा ना tan x का ग्राफ थोड़ा अजीब दिखता है सर, कभी कभी लगता है कि क्या ऐसा कैसे लोग होंगे, क्या क्या पढ़ा रहे हो सर आप। ये ग्राफ होता है सर tan x का, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू tan x। और बहुत बच्चे 12th वाले जान भी गए होंगे कि मैंने ये डॉटेड लाइन क्यों दिया है ना, बताओ तो क्यों दिया है, क्योंकि उस पे वो इंफिनिटी हो जाता है ना, इंफिनिटी, टेंजेंट एट इंफिनिटी को एसिम्पटोट्स बोलते हैं, है ना। तो याद करो, बताओ ये कितना हो गया, बोलो 0, ये कितना हो गया π/2, ये हो गया आपका पाई, ये कितना हो गया 3π/2, ये कितना हो गया बोलो -π/2, ये हो गया आपका -π, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो क्लियरली ये चीज आपको दिख रहा होगा कि tan ना हर जगह आपका कंटिन्यूअस नहीं है, बहुत जगह टूट रहा है फंक्शन। और टूटने का मतलब क्या होता है, देखो जब कंटिन्यूटी पढ़ोगे ना तो वहां कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि फंक्शन का एक डिफाइंड वैल्यू आना। तो tan आपका π/2 पे, 3π/2 पे, -π/2 पे अनडिफाइंड वैल्यू देगा, तो इसका मतलब tan हर जगह कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो हम लोग लिखेंगे tan x इज कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1π/2। देख लो ध्यान से, 2n + 1π/2 मतलब π/2, 3π/2, 5π/2, -π/2, -3π/2, मतलब π/2 का ऑड मल्टीपल पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए मैंने लिखा है देखो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1π/2। दूसरा, ये तो आपको ग्राफ से भी फील हो रहा होगा कि tan का मैक्सिमम वैल्यू जाएगा इंफिनिटी तक और मिनिमम वैल्यू जाएगा -∞ तक। मतलब tan का अपना मैक्सिमम और मिनिमम कुछ फिक्स नहीं है सर, मतलब tan x का जो रेंज होता है वो था ऑल रियल नंबर, मतलब -∞ से इंफिनिटी के बीच का एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट को लेगा वो।
हाँ, बट tan x एक पीरियोडिक फंक्शन है, बिल्कुल है। tan x इज पीरियोडिक फंक्शन। कैसे बताओ? tan x पीरियोडिक फंक्शन कैसे? देखो, 0 से गुजरा, पाई से गुजरा, 2 पाई से गुजरेगा, मतलब बार बार वो रिपीट कर रहा है, लेकिन इसका जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो होगा पाई। और चौथा नंबर का पॉइंट, tan 0 कहां होगा? तो tan 0 वही होगा जहां वो काटेगा x एक्सिस को, तो 0 पे पाई माइनस पाई, मतलब जहां जहां sin 0 वहां tan 0 ऑब्वियसली। लेकिन tan को लिख सकते हैं sin x बाय cos x, तो x इज इक्वल टू n पाई पे भी ये 0 होता है। और जहां पे x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई डॉट 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 डॉट। हो, जब यहां तक कि आप वीडियो को देखोगे ना तो आपका पूरा ट्रिगो का एक सॉलिड रिवीजन हो चुका होगा। लेकिन कुछ ऐसी और बातें हैं जिसका यूज कैलकुलस में होता है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। जैसे सर मैंने क्या बोला ना, आपको सुनोगे, मैंने आपको बोला सर sin x की वैल्यू हाफ है, और मैंने बोला ना सर x बिलोंग्स टू 0 से लेके 2 पाई तक का इंटरवल, मतलब 0 से 2 पाई तक में sin x की वैल्यू हाफ कहां होगा, मुझे ये बताना है। सर देखो, है बहुत इजी, लेकिन तुम इन सब इजी चीजों को भी 11th में अच्छे से नहीं पढ़े हो तो 12th में बहुत तकलीफ होने वाली है भाई। सर फिर से एक बार 12th दे देंगे, क्या दिक्कत है? सर एक बात बता देते हैं, मैथमेटिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है ना सर, देखो अगर तुम उसको मन से पढ़ोगे ना तो तुम्हें उससे ना मोहब्बत हो जाएगी भाई, प्यार हो जाएगा मैथमेटिक्स से। हाँ, बस पढ़ाने वाला मजेदार होना चाहिए। और देखो, हम हमेशा बोलते हैं ना कि देखो, अगर तुम ऑनलाइन बैच भी अगर लिए हुए हो ना, किसी भी मतलब यूट्यूब चैनल का, किसी भी प्लेटफॉर्म का तुम अगर सब्सक्रिप्शन लिए हो, ठीक है, तो अच्छा है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मेरे को पूछा जाए जनरली ना, तो ऑफलाइन में मैथमेटिक्स पढ़ने का एक अलग मजा है सर। देखो, जब तक बच्चों से हम आई टू आई कांटेक्ट नहीं करेंगे ना, हम उसको पूछेंगे बताओ तो sin x की वैल्यू हाफ 0 से लेके 2 पाई तक क्या देगा सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो देखो उसकी फीलिंग अलग होती है, नो डाउट। लेकिन हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको ऑनलाइन में भी वही फील हम करवाएं कि sin x की वैल्यू हाफ है 0 से लेके 2 पाई, तो आप देखोगे 0 और एक लूप घूम गए तो ये 2 पाई। तो आप एक चीज नोटिस करो, हाफ है मतलब पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव कहां होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को लिखते हैं थीटा और सेकंड को लिखेंगे पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये पाई एंगल है, तो पाई से पहले पाई माइनस थीटा, और थीटा हमेशा 0 से 90 के बीच का एंगल होना चाहिए। थीटा को फिक्स कर दो, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का एंगल, मतलब एक्यूट एंगल को फिक्स कर दो। बताओ हाफ कहां पे, 30 डिग्री, तो एक हो गया 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6, और एक हो गया पाई माइनस पाई बाय 6, तो एक हो गया पाई बाय 6, दूसरा हो गया 5 पाई बाय 6। ये दो एंगल पे sin x की वैल्यू हाफ होगी 0 से 2 पाई। लेकिन जनरली क्या होता है कि ना, जब इसी क्वेश्चन को मैंने ना sin x इक्वल टू हाफ दे दिया, लेकिन मैंने x बिलोंग्स टू 0 से 4 पाई तक लिख दिया ना, तो जनरली बच्चे नहीं बना पाते हैं। क्या दिक्कत है मेरे भाई? सुनो, 0 से लेके 4 पाई तक ना 2 लूप घूमे आप। पहला लूप घूमे 0 से 2 पाई, देखो 0, फिर ये पाई और फिर ये 2 पाई। उसके बाद 2 पाई से घूमोगे तो बोलो ये 2 पाई, फिर ये 3 पाई और फिर ये 4 पाई। तो sin x की वैल्यू हाफ 0 से 4 पाई तक में कहां पॉजिटिव, हाफ है मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, यहां फर्स्ट सेकंड, इसका भी फर्स्ट सेकंड ही लोगे, तो ये एंगल तो साफ साफ दिख रहा है थीटा, और ये वाला एंगल दिख रहा है पाई माइनस थीटा। अब इस एंगल को क्या लिखेंगे? सुनो, एक बात बताओ सर, अगला जो तुम नेक्स्ट लूप जो तुमने स्टार्ट किया, अगला जो लूप तुमने स्टार्ट किया, ध्यान से देखना, नेक्स्ट लूप तुमने कहां से स्टार्ट किया? 2 पाई से। तो जो तुम्हारा 2 पाई से स्टार्ट ही हो रहा है, तो ये एंगल जो लिखोगे जो तुम, वो क्या है? 2 पाई से ज्यादा है, 2 पाई से क्या है? ज्यादा है, तो ये एंगल को क्या लिखोगे? 2 पाई प्लस थीटा। और बताओ, फिर यहां तक आए 3 पाई, लेकिन लेना है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, तो ये एंगल क्या लिखोगे? 3 पाई माइनस थीटा। मतलब 4 सॉल्यूशन, थीटा पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा और 3 पाई माइनस थीटा, और हाफ होता है पाई बाय 6, तो लिखेंगे सर पाई बाय 6, फिर लिखेंगे पाई माइनस पाई बाय 6, फिर लिखेंगे 2 पाई प्लस पाई बाय 6, फिर लिखेंगे बोलो 3 पाई माइनस पाई बाय 6। सर सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो गया। सर सपोज दैट, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या बोला? cos थीटा की वैल्यू ना -1/2 लिखना है, और थीटा बिलोंग्स टू है 0 से लेके 3 पाई तक। चलो सुनो, अब बोलोगे सर cos थीटा की वैल्यू -हाफ दे दिए 0 से 3 पाई, तो क्या दिक्कत है मेरे भाई? एक लूप तो पहले कंप्लीट करो, बोलो 0, फिर बताओ पाई, ऐसे करके लिखो पाई, फिर लिखो 2 पाई, ठीक है? तो ये पहली बार बताओ, cos क्या चाहिए? -हाफ चाहिए, मतलब कहां नेगेटिव,
तो कॉस नेगेटिव कहां कहां होता है, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड में कॉस नेगेटिव, तो ये एंगल क्या होगा, पाई माइनस थीटा, और ये एंगल हो गया पाई प्लस थीटा। मतलब 0 से 2 पाई तक में कॉस नेगेटिव दो एंगल पे देगा, एक पाई माइनस थीटा और एक पाई प्लस थीटा। और पहुंचना है हमको 3 पाई तक। तो 3 पाई तक पहुंचने के लिए अगला लूप की शुरुआत हम 2 पाई से करेंगे ना, क्योंकि 2 पाई पे तो अगला फर्स्ट लूप खत्म हो गया था। तो नेक्स्ट लूप 2 पाई से स्टार्ट होगा, तो 2 पाई के बाद बोलो 3 पाई। बस यहीं तक जाना है हमको, उसके आगे नहीं बढ़ना है। उसके आगे बढ़ गए मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए। तो यहां तो कॉस पॉजिटिव बट यहां कॉस नेगेटिव, तो ये एंगल क्या लिखोगे, 3 पाई माइनस थीटा। तो 3 एंगल हो गया, बोलो पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा और 3 पाई माइनस थीटा। और इन सब पे माइनस हाफ देगा, तो हाफ किसके लिए होता है, 60 डिग्री। तो पाई बाई 3 चिपका दो, पाई माइनस पाई बाई 3, पाई प्लस पाई बाई 3 और 3 पाई माइनस पाई बाई 3। तो कितना हो गया बताओ, 2 पाई बाई 3, फिर हो गया 4 पाई बाई 3 और हो गया 9 मतलब 8 पाई बाई 3 सॉल्व करने पे। तो होप यहां तक का पूरा पॉइंट क्लियर होगा। उम्मीद है कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे देशवासियों, नौजवानों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। देखना आपको ट्रिगो का जितना भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट में जो मिस्टेक हो रहा होगा ना, वो क्लियर हो जाएगा और आपको 12th का एग्जाम में बहुत यूजफुल होगा। बोर्ड प्रिपरेशन के लिए बहुत यूजफुल वीडियो है ये। चलो